हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेके 8 तक के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट की इस सीरीज़ में जाकर के उनको देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे से समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मूल कर्तव्य। तो हमारे संविधान ने ना हमें कुछ मूल कर्तव्य प्रदान किए हैं कि एज अ सिटीजन होने के नाते हमें क्या होना, हमें कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हम अगर सिटीजन हैं, इस भारत के इस नागरिक हैं देश के हमारे के, तो कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि संविधान में कहाँ उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं। तो एक बात याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि मूल संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। ठीक है, इनको, इसका मतलब क्या है, इसको बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था, लेकिन ड्यूटीज़ को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो इनको कब जोड़ा गया? तो इनको 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ से प्रभावित होकर लिया गया था? तो रूसी संविधान से प्रभावित होकर इनको लिया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, कौन सी समिति थी जिसकी अनुशंसा पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था? तो वो थी सरदार समन सिंह समिति। ये एक एक पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि सारे जो हैं प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इसने अनुशंसा की थी? इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अनुशंसा की थी, लेकिन फिलहाल में कितने हमारे इस संविधान में 10 हैं, 2 कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लिए गए थे, इसने 8 की अनुशंसा की थी। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इनको जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, कितने जोड़े गए थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा भाग है जो संविधान में इनके बारे में बताता है? तो वो है भाग 4A। 4 तक कौन था? फंडामेंट, वो थे हमारे DPSP थे भाग 4 में। ठीक है, तो 4A के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है 51A। उसमें क्या, किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। कौन कौन से कर्तव्य हैं जो नागरिक होने के नाते हमें निभाने चाहिए। ठीक है, ये कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। वैसे तो अभी तक कर्तव्य से क्वेश्चन शायद ही 1 या 2 बनाए हैं प्रीवियस ईयरों में, लेकिन ये आपको याद रहेंगे तो सही है, क्योंकि इनको कहीं भी हम आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि ठीक है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमें इनका कर्तव्य करना चाहिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण से, इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें कोट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 10 के 10 लगभग मतलब एक याद होनी चाहिए, एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में या कैसे भी एज इट इज़ तो नहीं रटना, लेकिन बस एक याद होनी चाहिए कि हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, चाहिए। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके 10 के 10 के बारे में, तब आप इनको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे US हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ आदि के संविधान में तो इनमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनाया ही नहीं गया, मतलब उल्लेख ही नहीं किया गया है। ठीक है, एकमात्र जापानी संविधान है जिसमें FD को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। ठीक है, और कई समाजवादी जो देश हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, रशिया हुआ, ठीक है, इनमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स को बराबर ही महत्व दे दिया गया है। ठीक है, कि कर्तव्य और जो अधिकार है इनको बराबर एकदम, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स को लेके जो हमारे अधिकार हैं कि हम इनके पालन ना होने पर अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो दंड भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ प्रावधान वहाँ पे शायद फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी दिए गए हों। ठीक है, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद नहीं रखना है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे देश में ऐसा है, हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है, जबकि कई इतने बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं ना, इनमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेंस के लिए, ये वाला जो मटेरियल है सिर्फ मेंस के लिए। प्रीलिम्स में से कुछ नहीं पूछा जाएगा कि जापान में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब उन कुछ सिफारिशों की बात कर लेते हैं जो सरदार समन सिंह समिति ने दी थी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया था। उसने कितने दिए थे? उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अनुशंसा की थी, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, वैसे तो 3 थे, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 बता देता हूँ जो काफ़ी पूछे जा सकते हैं। वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं, लेकिन स्टेट PCS में पूछे जा सकते हैं। अगर आप साथ में कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से थे? नंबर पहला था आपका कर्तव्यों के अनुपालन से इनकार करने पर संसद द्वारा सजा का प्रावधान, मतलब उन्हें उनके उल्लंघन होने पर एक कानूनन सजा का प्रावधान करना। तो इसको नहीं इंक्लूड किया गया था। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो गैर प्रवर्तनीय है, मतलब उनके उल्लंघन होने पर हमें कोई ऐसे नहीं है कि हमने उनका पालन नहीं किया तो हमें
सज़ा दी जाएगी सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आधार पे। अगर उन पर कोई एक्ट बना हुआ होगा तो उसके आधार पर दी जा सकती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रावधानों के आधार पे उनके उल्लंघन पर हमें सज़ा नहीं दी जा सकती। तो एक तो इसको कैंसिल कर दिया गया था कि नहीं भाई ये तो नहीं मानेंगे, कोई कर्तव्य है ना। दूसरा था कर अदायगी, इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए कि जो जनता टैक्स देती है, ठीक है। इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब एक नागरिक कर्तव्य का होना चाहिए ताकि लोग इसका भी पालन करें। इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, हालांकि वैसे इसको इंक्लूड कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको उस टाइम नहीं किया गया था। तो कोई पूछे कि कर अदायगी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो नहीं है, ठीक है। इसको इनकार किया गया था, इसको स्वीकार नहीं किया गया था, ये उसकी अनुशंसाओं में थी तो ये करेक्ट है, अनुशंसाओं में थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके बारे में हमारे संविधान में बात की गई है, ठीक है। टोटल कितनी है? टोटल 10 ड्यूटी हैं। उसके बाद संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जैसे 86 में इसको अलग से जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी फंडामेंटल, और फिलहाल में वर्तमान में कितनी है? 11 हैं, है ना। 10 को जोड़ा गया था उस टाइम पे, और एक को हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ को संवैधानिक संशोधन 86 द्वारा जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उसको बाद में जोड़ा गया था। चलिए, तो नंबर पहली है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रों, ध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का आदर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका ये हमारा नागरिक होने के नाते एक वो कर्तव्य बनता है कि जो संविधान के जो मूल आदर्श हैं, क्या वो चाहता है, क्या उसकी मूलभूत आदर्श हैं, है ना, क्या संविधान हमें प्रदान करना चाहता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थानों, इन सब का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तभी जैसे जब भी राष्ट्रगान बोलता है तो हम सब खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका आदर करते हैं, है ना। बाध्य नहीं है, अगर हम नहीं खड़े होंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान होएगा। जैसे अभी कुछ हाल ही के कुछ मतलब पहले क्या हुआ था कि कोई जैसे मूवी चलती है ना हॉल में, तो उसमें जब राष्ट्रगान चलता है तो कुछ लोग खड़े नहीं हुए थे, तो ठीक है, तो मॉब लिंचिंग हुई थी, मतलब कई लोगों ने मारा पीटा। तो एक तरीके से ये सही नहीं है, उसका खड़ा ना होना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसको आजकल लोगों ने ना एक वो राष्ट्रवाद का एक अलग रूप दे दिया है। उसके बारे में हम कभी अलग बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप पहले याद रख लो कि ये इनका आदर करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलिए, सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर ये था कि स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित जो उच्च आदर्श हैं उनका अनुसरण करें। कि जब स्वतंत्रता हेतु हमारे जो आंदोलनकारी थे, कुछ नेता थे, उन्होंने जो कुछ राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, उनके क्या क्या आदर्श हैं उनका अभी भी अनुसरण करें, ठीक है। जैसे गांधी जी का अहिंसा है ना, अम्बेडकर जी का है कि दलितों के साथ भेदभाव ना करें। ऐसे कुछ आदर्शों का हमें अभी भी अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता, इनकी रक्षा करें। ये हमारा नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं भी भारत की संप्रभुता, एकता और उसकी अखंडता पर खतरा आता है तो हमें उनको सुधारने के लिए हमें काम करना चाहिए, ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। कि कभी भी अगर संकट पड़ जाए देश पे, कि उसमें हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और देश की रक्षा करते रहना चाहिए। अगर हमें पता चलता है कि कुछ आतंकवादी गतिविधि होने वाली है, और एज अ नागरिक हमें इन सब की सूचनाओं को सूचित करना चाहिए, या हमें खुद भी प्रयास करने चाहिए उन सबको रोकने के लिए, ठीक है। पांचवा है सभी भारतीयों में समरसता लाने के लिए, समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करने के लिए, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि के भेदभाव को रोकने के लिए, स्त्रियों के सम्मान और उनके विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ठीक है। इन सब के लिए हमें प्रयास करने चाहिए कि महिलाओं को समान स्थिति लानी चाहिए, उनके खिलाफ अगर कोई भी कहीं भी बुराई हो रही है तो हमें उसको रोकना चाहिए, ठीक है। समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करनी चाहिए, ये धर्म की लड़ाई, इन सबको बंद करना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। एक तरीके से बहुत ही अच्छे कर्तव्य हैं जो अगर हमने अपने अंदर इनका अनुसरण कर लिया तो शायद क्राइम लेवल है काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। छठवा है हमारी जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने के लिए और उसका परिरक्षण करने के लिए, ठीक है। जो हमारी संस्कृति है, जो आज तक हमने अचीव किया है, उसका महत्व समझें, उसका रक्षण करें और हो सके तो उसका विस्तार करें, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के लिए, जैसे हमारा जो पर्यावरण एनवायरमेंटल है, इसकी सुरक्षा करने के लिए वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करना, ठीक है, उनका संवर्धन करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। अभी कभी क्वेश्चन आ गया पर्यावरण संरक्षण पे, तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, ठीक है, इन आदि की सुधार की भावना का विकास करने के लिए कि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है, मानव के लिए कोई अच्छा कार्य करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, इन सब के लिए सुधार करना चाहिए, ठीक है। उसकी जो सुधार की भावना है वो हमारे अंदर निहित होनी चाहिए कि हम एज हमारा कोई इंस्टीट्यूशन है या एज हम कोई इन्फ्लुएंसर हैं या हमारा कोई संस्थान हम चला रहे हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू हमें इन सब का विस्तार करना चाहिए और इनके विकास के लिए कार्य करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ठीक है, ये गांधी जी के सिद्धांत थे। और सार्वजनिक संपत्ति जैसे कोई सरकारी संपत्ति है उनको संरक्षित करना, ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो उसकी तोड़ फोड़ कर दो, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत एंड सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करने, ऐसा कोई भी कार्य जिसमें व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में, ऐसे सभी कार्यों में आगे बढ़ के प्रयास करना, ठीक है, और सतत प्रयास करना, लगे रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन सब के प्रति समर्पित होना, कार्य करना, ठीक है। 11वां है जिसको 86 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसको अपने जो माता पिता हैं बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य बनता है। उनका क्या, किसी भी नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अगर 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा कहीं भी शिक्षा से रहित है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे शिक्षा प्रदान करें। इसको फंडामेंटल ये जो है, ये वाला प्रावधान ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है और DPSP में भी है, ठीक है। इसको तीनों में इंक्लूड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था और DPSP में कौन सा आर्टिकल को जोड़ा गया था, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स में इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको प्रदान करने के पीछे कौन कौन सी क्यों प्रदान किए गए थे, ऐसी क्या विशेषताएँ थी कि हमें इनको संविधान में जोड़ने की नौबत आ गई कि इनको हम वैसे भी प्रदान कर सकते थे, ऐसे बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन संविधान में क्यों उनको प्रावधान दिया, ठीक है। तो उनकी कुछ विशेषताएं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो इसकी विशेषताओं में एक तो ऐसा है कि जो कुछ हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है, कुछ जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, समझो इस बात को। इनमें से कुछ कर्तव्य तो ऐसे हैं जो हमारे नैतिकता के अंदर ही आने चाहिए, जैसे हिंसा वाला, बच्चों की शिक्षा वाला, और कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नैतिक कर्तव्य मतलब व्यक्तिगत हो गए, जैसे ना व्यक्तिगत स्तर पर हमें ये कर्तव्य हमारे अंदर होने ही चाहिए। और कुछ नागरिक मतलब एज ए नागरिक होने के नाते हमें जैसे सार्वजनिक संस्थाओं का संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, ये भी नैतिक हो सकता है। नैतिकता में आ जाता है जैसे हिंसा को रोकना, महिलाओं के खिलाफ जो भी उनके खिलाफ असमानता फैल रही है, कोई भी क्राइम फैल रहा है तो उन सबको रोकना, ये सब आ जाते हैं। तो कुछ नैतिक हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और इसमें जैसा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें क्या था कि कुछ नागरिकों के लिए थे और कुछ विदेशियों के लिए थे, है ना, मतलब दोनों के लिए थे। लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। मतलब क्योंकि हम नागरिक हैं तो हमारे लिए ये कर्तव्य दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी होगा तो वो पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेगा, ठीक है, उसको अलग क्राइम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो कर्तव्य होते हैं वो किसी भी देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आ जाए कि विदेशियों और नागरिक दोनों के लिए हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। ये गैर न्यायोचित हैं, ये आपको याद रखना है कि इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि क्या होता है कि कई जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन पर क्या है, संसद ने कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश की है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स जो कंजर्वेशन एक्ट हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी एक्टों के द्वारा, ठीक है, इनको क्रियान्वित करने की कोशिश की गई है। अगर आप उनका उल्लंघन करोगे तो वो न्यायोचित है, तो उनके खिलाफ आपके ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है क्योंकि काफ़ी छोटा चैप्टर था। अभी हम इसी लेक्चर सीरीज में आज हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, है ना, चैप्टर 10 भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो के बाद जो कोटेशन है आप इसको अभी नोट कर लीजिए अपनी बुक पे, ठीक है। तो आज का जो हमारा कोटेशन है वो इंदिरा गांधी जी का है और मैं कोशिश करूँगा जितने भी कोटेशन है ना बुक से ही निकाल के आपको जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी पे दे दिया जाए, ताकि उस पर कभी आपको लिखना हो तो उससे रिलेटेड आपके पास एक कोटेशन हो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और ना ही होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जो मूल कर्तव्य हैं उनको
उनको संविधान में सम्मिलित करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अधिकारों को कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान, जैसे हमको अधिकार दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज या अन्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उनके समान ही हमें कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। इसलिए इसको हमने संविधान में इंक्लूड किया। इनका ये तुम्हारे अधिकार को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। अगर इनका हम पालन करते हैं तो सच में हमारे देश के अंदर क्राइम रेट काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब एक तरीके से जो कहते हैं आदर्श जो देश होता है उसकी जो हमारे जो संविधान की जो मूल आदर्श हैं, ठीक है, उनको प्राप्त करने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हमें, ठीक है। तो इनका हमें पालन करना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। 2 चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा कौन सा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के संविधान का संशोधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। वैसे तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ बता दिया है संवैधानिक संशोधनों के बारे में, लेकिन इसमें इस वाले चैप्टर में थोड़ा इसको डिटेल से समझाया गया है। इसके एक एक पॉइंट को बताया गया है कि कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है संविधान संशोधन को लेकर के, तो इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो आर्टिकल हमारा 368 है उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको दिया गया है। और ये आर्टिकल कौन से भाग में आता है, तो भाग 20 के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है इसको संशोधित, जैसे हमारा जो संविधान है ना तो अमेरिका की तरह एकदम इतना कठोर है कि इसको संशोधन करना ही बहुत मुश्किल हो, और ना ही यूके की तरह इतना लचीला है कि इसको आसानी से ही संशोधित किया जा सके, ठीक है। ना तो लचीला है और ना ही इतना कठोर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे इस पर ना मेंस में क्वेश्चन आया भी हुआ है 368 के अंतर्गत संशोधनिक प्रक्रिया, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन है तो आपको ये सारे प्रावधान एकदम याद होने चाहिए। जो मैंने लिखा है ना ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए। मैं बता दूंगा कौन सा प्रीलिम्स कौन सा मेंस। वैसे इसमें से प्रीलिम्स के लिए तो इनमें से कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो प्रक्रिया के अंदर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या है। तो नंबर पहली, संवैधानिक संशोधन का जो आरंभ है वो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन राज्य विधानमंडलों में नहीं किया जा सकता है। ये आपको पॉइंट एकदम याद रखना है, मेंस और प्री दोनों के लिए, ठीक है। वैसे मेंस और प्री के कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो याद रखने लायक होते हैं वो प्री में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर कुछ परिभाषित करने जैसी चीज़ होती है तो वो मेंस में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो जो संविधान संशोधन का आरंभ है संसद के ही किसी भी सदन में किया जा सकता है, वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। संशोधन जो विधेयक है उसको या तो मंत्री या गैर सरकारी कोई भी सदस्य स्थापित कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको जो सरकारी सदस्य यानी कि मंत्री है उसी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कोई भी सदस्य उसको स्थापित कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जो है आवश्यक नहीं होती। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है प्रीलिम्स में आ चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक के लिए हमें क्या होता है कि पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम होता है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव होता है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति बिल्कुल आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे हमने ये इसको प्रतिस्थापित कर दिया किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा इसको कर दिया, इसकी राष्ट्रपति की कोई भी पूरी स्वीकृति जरूरी नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है कि जब ये यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है तो इसको विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द ध्यान देना कि विशेष बहुमत के द्वारा ही इसे पारित करना चाहिए, ऐसा नहीं कोई सामान्य बहुमत से ले लिया, ठीक है। और विशेष बहुमत के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी समझा दिया है और यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। विशेष बहुमत होता क्या है, विशेष बहुमत में क्या होता है कि कुल सदस्य जो जितने बैठे हैं, कुल सदस्य जितने हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य हैं, जितनी उनकी सीटें हैं उतने सदस्य, और साथ ही उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो भी अधिक है उसको पूरा होना चाहिए, ठीक है। इनमें से जो भी अधिक होगा उसी के आधार पर उसको उसको पारित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, और इसको अच्छे से समझना है तो आप पहले वाला लेक्चर देखिए, मैंने उसमें बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल देखे, कितने मेंबर होंगे तो क्या होगा, है ना, यहाँ पे कितने होंगे तो क्या होगा, उसके लिए आपको पहले वाला लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौथे प्रावधानों में क्या है कि इसके बाद इसको दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक में इसको प्रावधान किया जाए। संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन को पारित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसको अलग अलग
सदनों में ही पारित होना चाहिए। जैसे लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में अलग से। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतभेद हो जाए तो एक संयुक्त बैठक बुला ली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य बहुमत में संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। हालांकि अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा संयुक्त बैठक जैसा कुछ, तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर में धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक बेसिकली होती है कि जब कोई भी सामान्य कानून है उसको सामान्य बहुमत से पारित करना है। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मतलब उस पर बहस कर रहे हैं, दोनों एक सहमत एक मत नहीं बन पा रहा है, तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों की। ठीक है, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनके सामान्य बहुमत के द्वारा उसे पारित करा दिया जाता है। लेकिन संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित कराने के लिए किसी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि संशोधन विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो आधे राज्य के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो संघीय ढांचे से रिलेटेड हो, जिसमें राज्यों की भी अनुमति चाहिए, तो ऐसे संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को पारित करने के लिए ये जो विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों में चाहिए वो तो ज़रूरी है ही। साथ ही जो राज्य हैं हमारे, है ना, उनमें से भी आधे राज्यों में, कम से कम आधे राज्यों में के जो विधानमंडल है वहाँ से सामान्य बहुमत के द्वारा उस अधिनियम को पारित होना चाहिए। ठीक है, वहाँ विशेष बहुमत से नहीं होना चाहिए, राज्य विधानमंडलों में सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। लेट सपोज कोई भी ऐसा अधिनियम है जो संघीय ढांचे में बदलाव कर रहा है, लेट सपोज कि वो राष्ट्रपति के चुनावी संबंधी प्रक्रिया में चेंज करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो राज्य विधानमंडल है उसमें भी उसको पारित करवाएंगे। तो समझो कि कितने राज्य हैं हमारे देश में। अभी हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरीज की तो बात करो मत अभी, ठीक है। जो 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में हमने बोला तो कम से कम 14 राज्यों में उस जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है सामान्य बहुमत से पारित होना ही चाहिए। ठीक है, तभी वो कानून बनेगा। ठीक है, लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में थोड़ा राज्यों को अधिक शक्ति दी गई है। वहाँ पे आधे नहीं, वहाँ पे 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए होगी। अगर आपको कंपेयर करना है दोनों में तो आप ये लिख सकते हैं कि यूएस में जैसे राज्यों की जो शक्तियों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यूएस में 3/4 राज्यों की सहमति चाहिए, जबकि इंडिया में आधे राज्यों की सहमति चाहिए। ठीक है, सामान्य बहुमत वही है, उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान। जितने सदस्य उपस्थित हैं, लेट सपोज 50 सदस्य हैं तो 25 उसके पक्ष में होनी चाहिए, 25 + 1 26 उसके पक्ष में होनी चाहिए, है ना। ठीक है, और ये ऐसा जब भी कोई जो भी संशोधन विधेयक है जो राज्यों को भेजा जाएगा तो उसकी विधेयक की स्वीकृति हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कितने समय के भीतर आपको देना ही देना है, वो मतलब कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आपके पास से आ जाने चाहिए, वो उस बच्चे से विचार करेंगे। ठीक है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, और संघीय मामले जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, केंद्र राज्य की शक्तियों का कोई विस्तार से रिलेटेड कुछ भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड हो गया, जैसे जीएसटी वाला प्रावधान था क्योंकि वो राज्यों के करों में कटौती कर, राज्यों के जो करों में उसमें हस्तांतरण करने जैसी कोई प्रक्रिया थी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित कोई भी संवैधानिक संशोधन हो गया। ठीक है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर के कुछ हो गया, या आर्टिकल 368 इस स्वयं में कोई परिवर्तन करना हो, ऐसे काफ़ी सारे बहुत सारे प्रावधान हैं जो संघीय मामले में आते हैं। ठीक है, ऐसे मामलों में अगर संशोधन करना है तो आपको याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों में तो विशेष बहुमत से होना ही चाहिए, प्लस आधे राज्यों का भी उसमें सामान्य बहुमत मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये सब प्रक्रिया हो गई, है ना, अगर वैसा संघीय ढांचे से संबंधित कोई वो अधिनियम नहीं है तो दोनों सदनों से पारित हो गया। अगर है तो राज्यों से ही पारित हो गया। इन सब के बाद क्या होता है कि पारित होने के बाद, ठीक है, आधे राज्यों से या दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो होता है उसको सहमति देने हेतु बाध्य होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपको, संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लेकर के राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसे रख सकता है या पुनर्विचारण के लिए उनके पास भेज सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे सहमति देने हेतु बाध्य किया गया, उसे सहमति देनी ही होगी। वो ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे उसने सहमति दे दी उसके बाद विधेयक क्या होता है, एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी, ये गलती से कुछ आ गया है, ये प्रक्रिया थी पूरी संवैधानिक संशोधन की। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या प्रक्रिया थी। सबसे पहला क्या था कि संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड कोई भी अधिनियम संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरी क्या थी, दूसरी ये थी
कि संवैधानिक संशोधन को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए राष्ट्रपति की कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तीसरा क्या था कि उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। विशेष बहुमत के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक सदन में उसे अलग अलग रूप से उसे क्या पारित होना चाहिए, दोनों के बीच में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके बाद क्या है कि संविधान संशोधन अगर किसी संघीय प्रक्रिया से रिलेटेड है तो उसे आधे राज्यों का भी बहुमत, सामान्य बहुमत चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोनों सदनों से पारित होने या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उसको सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो आपको ये लाइन बाई लाइन एकदम याद होना चाहिए कि क्या है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वैसे संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर स्टेटमेंट पूछा जाए कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे, तो ये तीनों आपको टिक करने हैं। अगर बोला जाए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे था, इसके तहत ये नहीं होता, के तहत नहीं होता है ना। तो 368 के तहत कौन कौन से हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो पारित कराए जाते हैं और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के द्वारा जो पारित कराए जाते हैं। लेकिन कुछ संशोधन अधिनियम ऐसे होते हैं जो सामान्य कानूनों में संशोधन करना हो, है ना, किसी सामान्य प्रावधान में ही संशोधन करना हो, ठीक है, तो उसको हम साधारण बहुमत द्वारा भी पारित करा सकते हैं, लेकिन वो 368 के तहत नहीं आता है। तो ये आपको याद रहेगा। संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो आज मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर किए, आज मैंने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड चैप्टर नंबर 10, ठीक है, संविधान का संशोधन, ये कवर किए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं, आपको लगा है कि हाँ मैंने पढ़ाया वो एकदम अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ में थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ही लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज का हम क्वेटेशन देख लेते हैं। वैसे इससे पहले वाले चैप्टर का हमने क्वेटेशन देख लिया। ये संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड एक क्वेटेशन है। ये किसका है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू जी ने क्या कहा था कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी इसे हम बना सकते हैं। इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि कम से कम स्थायी रहे, इतना स्थायी बना सकें। और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें संशोधन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। कितनी सही बात की थी कि हम इसे इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना इसे हम स्थायी बना सकते हैं। तो हमारी जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ना तो इतनी लचीली है यूके के जैसे और ना ही इतनी कठोर है यूएस के जैसे। तो इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि कम से कम स्थायी बना रहे, ठीक है। और इतना स्थायी भी नहीं और इतना कुछ स्थायी भी नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें हमने लचीलापन दिया है। अगर हम संविधान संशोधन को कठोर और स्थायी बना देंगे तो सही बात है ये राष्ट्र की प्रगति को रोकेगा, क्योंकि हम उसमें कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। तो जैसे समय के अनुसार कुछ बदलाव होने ही चाहिए, कुछ समस्याएं आती हैं जो समय के अनुसार समझ में आती हैं और उनके समय के अकॉर्डिंग बदलाव होने ही चाहिए। तो इससे राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है अगर ये बहुत ज़्यादा कठोर या स्थायी होता। तो आपको ये कोटेशन बिल्कुल याद रखना है। इसको आप अपनी जो है चैप्टर के ऊपर लिख लेना, बिल्कुल याद रखना। क्योंकि जब आप कभी भी आंसर लिखोगे संवैधानिक संशोधन पे, आप इसको कोट करोगे तो बाकी स्टूडेंट्स आपको 1 या 2 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, थैंक यू।